हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, प्रकाश का अपवर्तन। ये पूरा चैप्टर को कवर करने में 4 से 5 लेक्चर आएंगे। आज ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 1 है। क्या है ये चैप्टर का नाम? प्रकाश का अपवर्तन। हम लोग बहुत बार देखते हैं कि जब किसी बाल्टी में सिक्का अगर पड़ा हो और बाल्टी पानी से भरा हुआ हो तो वो सिक्का लगने लगता है कि वो सिक्का ऊपर उठा हुआ है। या कभी एक छड़ी अगर पानी में गिरा हुआ हो तो लगता क्या है कि जो पानी से ऊपर वाला हिस्सा है वो छड़ी सीधा दिख रहा है, पानी के बाद वाला छड़ी वो टूट रहा है, टूट गया। तो ऐसा जो फिनोमेनन हम लोग को देखने को मिलता है तो वो किसके कारण होता है? तो आज उन्हीं सब के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो से 4 से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2027 के फिजिक्स के एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब फिजिक्स साइंस के एग्जाम में, क्योंकि क्लास 10 में तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट कंबाइंड रहते हैं। तो उस एग्जाम में इस चैप्टर से, प्रकाश के अपवर्तन वाले चैप्टर से कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाएंगे और हो सकता है कि एक दीर्घ वाला भी रहे, और ऑब्जेक्टिव तो रहना ही है। तो इसलिए अगर आपका मिशन है 2027 में साइंस के एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना, तो ये आपके लिए जो लेक्चर होगा रामबाण साबित होगा। इसलिए अंत तक लगे रहिए। इस चैप्टर को हम लोग समझते हैं कि जैसे प्रकाश का अपवर्तन, या प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए इसका परिभाषा पहले समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। परिभाषा जैसे, अब इसमें होता क्या है कि जब भी प्रकाश की किरणें ना एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, क्या, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के पश्चात मुड़ जाती है। तो इस पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल आसान शब्दों में समझाएंगे। क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, अब ये माध्यम होता क्या है? जैसे प्रकाश की किरणें, जैसे हम लोग टॉर्च को जलाते हैं तो उससे निकलने वाली जब प्रकाश की किरणें हैं तो सीधी चली जाती है। क्यों? क्योंकि ये इसमें हवा है। तो हवा आपका एक अलग माध्यम है, और पानी ये एक अलग माध्यम है, और जैसे कांच ये अलग माध्यम है। तो तीनों माध्यम है, जो प्रकाश की चाल होती है ना, जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। हवा की बात किया जाए, इसमें प्रकाश की चाल अलग होती है। पानी में बात किया जाए, प्रकाश की चाल अलग होती है। और कांच में बात किया जाए तो प्रकाश की चाल अलग होती है। यही कारण है कि जब प्रकाश की जो स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, तो जिसके कारण प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब जाती है तो वो या तो इधर मुड़ती है या तो फिर दूर की ओर भाग जाती है। मतलब सिंपल सी बात है कि हम लोग को ये एहसास होता है कि प्रकाश की किरणें मुड़ गई है। जैसे मान के चलिए, ये एक सतह है, ये एक ऐसा सतह है जो दो माध्यमों को अलग अलग कर रहा है। ये है एक माध्यम नंबर 1, माध्यम 1 मान लेते हैं कि ये हवा का माध्यम है। और दूसरा माध्यम नंबर 2 मान लिया कि ये जल का माध्यम है। यहां नीचे पानी है, ये पानी है, ये हवा है। तो दोनों अलग अलग माध्यम कहलाएगा। हवा एक अलग माध्यम कहलाएगा, पानी एक अलग माध्यम कहलाएगा। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करेगी ना तो वो सीधी नहीं जाएगी, सीधी रेखा नहीं जाएगी। वो होगा क्या? जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल हो गया, अभिलंब हो गया, इसका नाम अभिलंब। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी।
और किसी किसी कंडीशन में होता है क्या कि ये अभिलंब से दूर भाग जाता है। तो इससे ये इसका जो परिभाषा निकलेगा, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, माध्यम 1 और माध्यम 2 दोनों अलग अलग है, दोनों डिफरेंट है, इसमें प्रकाश की चाल अलग होती है, अभी बात करेंगे उसके बारे में। इसमें प्रकाश की चाल अलग होती है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा या तो फिर अभिलंब से दूर भागेगा। अब कारण है, देखिए क्यों ऐसा होता है, ऐसा होने का कारण क्या है? हाँ, इसका ऐसा होने का कारण देखिए, कारण है जैसे माध्यम हवा, माध्यम हवा की अगर बात किया जाए तो हवा में जो प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल, हवा में जो प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। किसमें? हवा में। हवा में प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतना। अगर किलोमीटर में बात किया जाए तो एक घंटा में प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर तक की दूरी तय कर लेती है हवा में। अब वहीं पे बात किया जाए अगर पानी का, पानी में प्रकाश की चाल होती है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2,25,000 किलोमीटर पर आवर। अगर वहीं पे कांच की बात किया जाए, कांच ये ठोस है, इसमें 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या 2 लाख किलोमीटर पर आवर। देखिए यहाँ यही कारण है जब प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है, तो जिसके कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब वो प्रवेश करेगा तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के बाद या तो वो अभिलंब की ओर या आएगा या तो ये अभिलंब से दूर भागेगा। इसका नाम है अभिलंब, इसका नाम अभिलंब है, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। तो ये देखिए, ये समझिए, ये बीएम क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद जो प्रकाश की जो किरणें होती है ना, जो अपवर्तित किरणें होती है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा या तो अभिलंब के दूर भागेगा। वो डिपेंड करता है इन बातों पर, प्रकाश की चाल पर। हवा में याद रखिएगा, हवा मतलब निर्वात में भी प्रकाश की चाल इतना ही होता है। निर्वात मतलब जहां पे हवा भी ना हो। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2,25,000 किलोमीटर पर आवर होता है। और उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2 लाख किलोमीटर पर आवर होता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर या तो दूर भागती है। कारण है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है वो माध्यम विरल कहलाता है। क्या? ध्यान से सुनिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है, तो यह माध्यम हो जाएगा विरल, विरल माध्यम। देखिए तुलना करते हैं किसका, हवा और पानी का तुलना करते, दो की तुलना करते। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा वो माध्यम विरल कहलाएगा, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा वो माध्यम सघन कहलाएगा। देखिए हवा हो गया विरल और पानी हो गया सघन। तो जब प्रकाश की चाल विरल से सघन की ओर जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। कहां से? विरल से सघन की ओर। देखिए जैसे हवा और पानी, जैसे यहाँ देख रहे हैं ना, ऊपर हवा और नीचे पानी यानी कि जल है। तो ये हो गया आपका हवा माध्यम हो गया विरल और जल हो गया आपका सघन। विरल को इंग्लिश में कहते हैं रेरर और इसको कहते हैं डेंसर। और वहीं पे पानी और कांच की अगर बात की जाए, पानी और कांच की,
तो पानी और कांच की तुलना में पानी में प्रकाश की चाल ज्यादा है और कांच में प्रकाश की चाल कम है, तो जिसकी वजह से पानी यहाँ पे भी विरल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा सघन। अब यहाँ एक सवाल होता है कि सर यहाँ पानी तो सघन था और यहाँ पानी विरल कैसे हो गया? तो जब भी इसमें कंपेयर किया जाता है तो दो माध्यम के साथ कंपेयर किया जाता है। दोनों माध्यम में जिसका प्रकाश की चाल ज्यादा होगा वो विरल हो जाएगा और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा वो सघन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दो हाईवे, क्या दो हाईवे, एक हाईवे में अत्यधिक जो गाड़ियां हैं, जो वाहन है वो अत्यधिक गतिशील होते हैं और एक हाईवे में कम होते हैं। तो एक बाइक वाला जो है जिसमें अत्यधिक गतिशील है उसमें जो ड्राइव करेगा तो बहुत ही कम स्पीड से वो गति करेगा, और एक हाईवे ऐसा है कि जिसमें बिल्कुल गाड़ी नहीं है। अब जिसमें गाड़ी का गतिशील कम है, वाहन गतिशील कम करते हैं, तो उस बाइक का जो एक्सीलरेटर होगा वो अत्यधिक घुमाव रहेगा, वो अत्यधिक तेजी स्पीड से जाएगा। तो यही कारण है इसमें कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है वो माध्यम विरल होता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है वो माध्यम सघन होता है। तो जब भी वो विरल से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा। और अगर इसका विपरीत बात किया जाए कि सघन से विरल में अगर जाएगा तो ये अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब से दूर भागेगा। इसका विपरीत अगर हो, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। आज आप जाकर के प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिकली करके देखिएगा। एक बाल्टी लेना है, एक बाल्टी लेना है, हाँ ये नए डिजाइन का बाल्टी है। एक बाल्टी लेना, बाल्टी को आधा पानी भर देना है, बाल्टी को आधा पानी से भर देना है, आधा बाल्टी में पानी भर देना है, और इसमें एक छड़ी लीजिएगा या कोई भी डंडा लीजिएगा, इसमें गिराइएगा। तो डंडा तो जब आप पानी में डुबाते थे तो उससे पहले वो डंडा तो बिल्कुल सीधा दिख रहा था, लेकिन जैसे ही आप पानी में डुबाते हैं इसको तो वो डंडा सीधा दिखने के बजाय वो डंडा इस तरह थोड़ा सा झुका हुआ दिखता है। क्यों? ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण, क्योंकि ऊपर था हवा माध्यम और नीचे आ गया जल का माध्यम। तो जब हवा है आपका क्या विरल और ये है सघन, तो जब विरल से सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, जिस वजह से ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ दिखता है। और वहीं पे जब कोई सिक्का अगर पानी में गिरा हुआ रहे तो सिक्का भी ऐसा लगता है कि ऊपर उठा हुआ दिख रहा है। ऐसे नॉर्मली बाल्टी देखते हैं तो बाल्टी लगता है कि इसकी हाइट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे अंदर झांक के देखते हैं तो वो लग रहा है कि इसका हाइट इतना कम कैसे हो गया। तो वो जो घटना होती है ना वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। पानी से भरा हुआ बाल्टी भी होगा, उसमें देखोगे उसका जो नीचे पेंदी वाला जो भाग होता है वो भी ऊपर उठा हुआ दिखता है, कारण प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, प्रकाश का परिभाषा हम लोग समझ गए। क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, या तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा या तो अभिलंब से दूर भागेगा। कारण क्या है? ये कारण है क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल अलग होती है, पानी में प्रकाश की चाल अलग है और कांच में अलग है। यही प्रकाश की चाल की वजह से कोई माध्यम विरल बन जाता है, कोई माध्यम सघन हो जाता है। विरल वो होता है जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा है। जैसे बात किया जाए हवा और पानी में तो हवा विरल है और पानी सघन। पानी और कांच में बात किया जाए पानी विरल हो जाएगा और कांच सघन हो जाएगा, और कांच और पानी में बात किया जाए कांच सघन हो जाएगा, पानी विरल हो जाएगा। तो जब विरल माध्यम से सघन में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा, और अगर सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा। ये है आपका अभिलंब। अब इसमें जो प्रकाश की किरणें आ रही थी, आती हुई प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आती हुई प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। और यह है आपका अपवर्तक सतह जो दो माध्यमों को अलग करती है। तो देखिए, हवा माध्यम और जल माध्यम। हवा और जल की तुलना में हवा विरल है, जल सघन है। ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, आती हुई प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आती हुई प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे। और ये जो सतह देख रहे हैं ना, जो हवा और जल को दोनों को अलग कर रहा है, तो दोनों को अलग करने वाले सतह को कहते हैं अपवर्तक सतह। अपवर्तक
सतह, इंग्लिश में इसको होता है रिफ्रैक्टेड सरफेस। और ये जो किरण देख रहे हैं अपवर्तक सतह के बाद किरण हुआ क्या कि कुछ मुड़ गया, कुछ झुकाव आ गया उसमें। तो ये जो झुकाव वाली जो किरण है इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो अपवर्तक सतह के परपेंडिकुलर जो ये खींचा गया है इसको कहते हैं अभिलंब। इसको कहा जाता है अभिलंब, इंग्लिश में इसको कहते हैं नॉर्मल। इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोला जाता है। अब जैसे प्रकाश का परावर्तन में जो नियम होता है ना, आपतित किरण और अभिलंब के जो बीच बना हुआ कोण होता है उसको कहते हैं आपतन कोण। इंसिडेंस एंगल, इसको ऐसे डिनोट करते हैं। और ये जो एंगल है अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो बना कोण होता है इसको कहते हैं अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आर से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे समझते हैं आपतित किरण क्या होता है। आपतित किरण इंसिडेंट रे, अपवर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जो प्रकाश स्रोत है ना, सोर्स ऑफ लाइट से जो प्रकाश की किरणें निकलती है, मान लीजिए कि एक टॉर्च है, जैसे इस टॉर्च को ऑन करेंगे तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा, तो ये निकलने वाली जो लाइट होती है ना, जो बीम होता है उसको कहते हैं आपतित किरण। अपवर्तक सतह की ओर आने वाली किरण को और आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद है अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तन के बाद जो किरण गुजर रही है इसको अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तन के पश्चात जाती हुई किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद यह है अपवर्तक सतह, अपवर्तित किरण को रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं। उसके बाद यह है अपवर्तक सतह। अपवर्तक सतह क्या होता है? अपवर्तक सतह क्या होता है? दो माध्यमों को अलग करने वाले किरण को, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। दो माध्यमों को अलग करने वाले सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं। ठीक, उसके बाद है आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे, और ये है आपका अपवर्तन कोण। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग। लेक्चर नंबर 2 में मिलेंगे, इससे आगे अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।